आज भी वादी कश्मीर के बेशतर इलाकों में दफा 144 नाफिज है। श्रीनगर के हसास मकामात पर हिफाजती दस्ते नज़्म-ओ-नस्क को बरकरार रखने के लिए बदस्तूर तैनात हैं। दुकानें और कारोबारी इदारे बंद हैं, ताहम लाल चौक में सुबह 9 बजे तक दुकानें आज भी खुली रहीं। स्कूल तो खुले हैं लेकिन तालिबे इल्मों की हाजिरी नहीं है। टेली मवासिलाती निज़ाम बदस्तूर बंद रहने से तमाम शोबे, खास तौर पर वो तलबा जो मुसाबकती इम्तहानात की तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी मुतासिर हैं। आपको बता दें कि 91वां आज रोज है बंदिशों का। आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद 50 दिन मुकम्मल हो चुके हैं, 91वां दिन है। आज भी हसास मकामात पर सिक्योरिटी सख्त है और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं श्रीनगर के। अगर बात लाल चौक की करें तो लाल चौक में सुबह 9 बजे तक दुकानें खुली हुई थी और डेली रोजाना हमने देखा है कि सुबह से 9 बजे तक दुकानें खुलती हैं, फिर उसके बाद दुकान बंद हो जाती हैं। तो लाल चौक में सवेरे 9 बजे तक दुकान रोजाना खुलते हैं। श्रीनगर के अक्सर इलाकों में दफा 144 नाफिज है और आज क्या कुछ सड़कों पर देख पा रहे हैं हमारे नुमाइंदे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। और क्या अब इंतजामिया की तरफ से दुकान जो खुल रहे हैं उसको एक्सटेंड करने का फैसला लिया जा रहा है या फिर इस हवाले से कोई एडवाइजरी जारी की गई है, जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे परवेज जुड़ रहे हैं। परवेज, आज 51 दिन हो चुके हैं बंदिशों के निफाज का। आज की अगर बात करें तो क्या आज कुछ खास इंतजामिया की तरफ से लायामल मुरतब किया जा रहा है कि जो दुकानें लाल चौक में खुल रही हैं उनके औकात में तब्दीली की जाएगी? जी सना, अगर हम दुकानें खुलने के हवाले से बात करें तो ये इसमें इंतज़ामिया को कोई हाथ नहीं है। दुकानें खुद अपनी मर्ज़ी से जहाँ 9 बजे तक खुलती हैं रोज़ सवेरे और 9 बजे के बाद फिर से बंद हो जाती है। हालांकि सरकार की कोशिश रही थी हमेशा से कि जो दुकानें हैं वो पूरा दिन भर खुले। यहाँ पे कई जगहों पे उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया था कि सिक्योरिटी तक वो फराम करेंगे दुकानदारों को ताकि वो अपनी दुकानें दिन भर खुली रखें। अगर हालात के हवाले से बात करें तो हालात आज के रोज़ भी आज 50 रोज़ से ज़्यादा रोज़ हो गए। यहाँ पे आज के रोज़ भी मजमूई तौर जो हालात हैं वो काबू में हैं, कशीदा हैं ताहम काबू में हैं। कई जगहों पे जो है सिक्योरिटी फोर्सेस को भारी तादाद में तैनात किया गया है। ख़ास तौर जो डाउनटाउन और श्रीनगर के मज़ाफ़ाती इलाके हैं, जो हसास इलाके माने जाते हैं, वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस को काफ़ी तादाद में तैनात किया गया है ताकि जो अमन अमान की सूरत हाल हो उससे निपटा जाए वहाँ पर, अगर ऐसा कोई क्राइसिस वहाँ पर होता है। अगर बाकी अजला की अगर हम बात करें, बाकी अजला जिसमें नॉर्थ कश्मीर के कुपवारा, बारामूला आते हैं या साउथ कश्मीर के कुलगाम, अनंतनाग या शोपियान या पुलवामा डिस्ट्रिक्ट आते हैं, तो वहाँ पे भी जो है बंदिशें जो हैं वो पूरी तरह से हटा दी गई हैं। लेकिन दफ़ा 144 अभी भी बदस्तूर जारी है। वहाँ पे भी जो कारोबारी सरगर्मियाँ हैं, जैसे दुकानदारों का खुलना है या कारोबारी इदारों का चलना है, काम करना है, वो मुसलसल वहाँ पे भी अफेक्टेड है। वहाँ पे भी कारोबारी इदारे बंद हैं। यहाँ अगर हम लाल चौक की बात करें, लाल चौक में 9 बजे तक तो दुकानें खुल जाती हैं, लेकिन 9 बजे के बाद एक बार फिर से बाज़ारों में जो है वो वीरानी छा जाती है जब दुकानें पूरी तरह से बंद हो जाती हैं। अगर बात करें यहाँ पे एजुकेशन जो है, एजुकेशन सबसे ज़्यादा इफेक्ट इस टाइम यहाँ पे हो रही है क्योंकि आज 50 रोज़ से ज़्यादा दिन हो गए जबकि बच्चे अपने घरों में महसूर होकर रह गए हैं। बच्चे बाहर नहीं जा पा रहे हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, अपनी तालीम को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चों का जो जहनी तनाव है वो काफ़ी बढ़ गया है। स्ट्रेस लेवल बच्चों में काफ़ी बढ़ गया है। हमने देखा है यहाँ पे क्योंकि लगातार जो घर में बच्चे कैद ही मान सकते हैं, इनको कैद रहते हैं हड़ताल और शटडाउन की वजह से, तो उसकी वजह से बच्चों का जो दिमागी तनाजुन है वो काफ़ी हद तक वो बिगड़ गया है। यहाँ बात अगर हम करें सियासी सरगर्मियों के हवाले से, तो सियासी सरगर्मियों पे इस टाइम यही है कि सरकार एक तरफ से वीडियो इलेक्शंस कराने की बात कर रही है, ताहम दूसरी ओर अभी तक देखें जो सियासी कायदीन हैं, ज़्यादातर सियासी पार्टियों के जो लीडरान हैं वो अभी तक नज़रबंद हैं। सिर्फ बीजेपी के जो मेंबर्स हैं उन्होंने अपने जो वर्कर्स को है उनको डिप्लॉय किया है इन इलेक्शंस की तैयारियों के लिए, ताहम जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके लीडर्स अभी भी या तो डिटेंशन में हैं, कैद में हैं या फिर घरों में नज़रबंद है। जी सना जी, अगर बात मुसाबकती इम्तहानात की जाए परवेज, तो हमने देखा है कि मुसाबकती इम्तहानात में क्योंकि फॉर्म भरने से तलबा कासिर हैं क्योंकि
क्योंकि इंटरनेट खदमात मैसर नहीं है। ऐसे में तालिबे इल्म जाहिर सी बात है ज़्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। क्या वो दूसरी रियासतों का रुख कर रहे हैं, दिल्ली का रुख कर रहे हैं अपना फॉर्म अप्लाई करने के लिए? क्या कुछ सोल्यूशन वो ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं और इंतजामिया से क्या कुछ मांग कर रहे हैं? जी सर, आप बिल्कुल सही पॉइंट है। ये जो सबसे बड़ा जो यहाँ पे इफेक्ट हो रहा है वो यहाँ पे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो तैयारियाँ बच्चे कर रहे हैं उनको फॉर्म फिलअप या उनको पढ़ाई में भी काफ़ी दिक्कतें हो रही है इंटरनेट शटडाउन, कंटिन्यू इंटरनेट शटडाउन की वजह से। इस सिलसिले में जो ज़िला इंतज़ामिया है, कई अजला में ज़िला इंतज़ामियों ने जो है इंटरनेट कैफ़े खोले हैं, इंटरनेट कियोस्क खोले हैं, जहाँ पे कि ये बच्चे जा सकते हैं और अपने फॉर्म वगैरह फिल कर सकते हैं। ताहम हमने अक्सर देखा कि बच्चों की तादाद इतनी ज़्यादा है कि वहाँ पर भी उनका नंबर बड़ी मुश्किल से ही लगता है, क्योंकि फैसिलिटीज़ बहुत कम है। एक डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है तो पूरे जो डिस्ट्रिक्ट के इलाके के जो बच्चे हैं जो कि चाहते हैं कि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पार्ट लें, हिस्सा लें, वो उनको उस डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे जाना पड़ता है और वहाँ पे फॉर्म फिल करना पड़ता है। कई सारे पेरेंट्स हमने ऐसे देखे हैं जिन्होंने अपने बच्चों को लेके जो बाहर की रियासतों में गए हैं वहीं पर उन्होंने फॉर्म्स फिल किए और वहीं जो सारा प्रोसेस है वहीं पर रखा है। कई हमने यहाँ पे कोचिंग सेंटर्स देखे हैं, कुछ कोचिंग सेंटर्स ऐसे हैं जिन्होंने कोचिंग सेंटर्स यहाँ से शिफ्ट किए और बाहर की रियासतों में कोचिंग सेंटर्स को बच्चों को ले गए वहाँ पे और वहाँ पे उनकी कोचिंग कराते हैं। कुल मिला के देखें तो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारियां कर रहे हैं उनके लिए बहुत सारी मुश्किलात है। इंटरनेट शटडाउन जो कंटिन्यू यहाँ पे लगा है या मोबाइल शटडाउन भी जो चल रहा है यहाँ पे, उसकी वजह से इन बच्चों को काफ़ी सारी दिक्कतें हो रही हैं। जी सना जी, ये भी खबरें आ रही थी परवेज की BSNL फोन को लेकर भी खदमात दी जाने वाली हैं, इस हवाले से क्या कुछ तफसीलात? जी सनाब, जैसा कि पहले सरकारी ज़राए के हवाले से हमारे पास खबर आई थी कि कुछ रोज़ पहले ये खबर आई थी कि 48 घंटे के अंदर अंदर जो BSNL का जो पोस्ट पेड सर्विसेज हैं उनको रेस्टोर कर दिया जाएगा। इस सिलसिले में हमने जो मोबाइल ऑपरेटर्स हैं उनसे बात की तो उनका कहना था कि सारी तैयारियां जो हैं वो मुकम्मल हो गई थी पोस्ट पेड सर्विसेज को रेस्टोर करने के लिए। ताहम अचानक फिर सरकार का एक फरमान आता है कि फ़िलहाल इन सर्विसेज को भी रहने दिया जाए। अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि 27 सितंबर को जो UN समिट होने वाला है, UN समिट के चलते अभी ये सब इकदाम नहीं उठाए जा रहे हैं। शायद 27 सितंबर जो है उसके बाद शायद पहले BSNL पोस्ट पेड खोल दिया जाए, फिर बाकी जो टेलीकम्युनिकेशन है, जो बाकी मोबाइल ऑपरेटर्स हैं, एयरटेल या जियो वगैरह, उनको फिर रेस्टोर किया जाए। बात 2G की भी चली थी कि शायद 2G सर्विसेज BSNL के साथ साथ वो भी रेस्टोर हो जाएं। लोगों की मांग है कि जो धीरे धीरे यहाँ पे हालात अब पटरी पे आ रहे हैं, धीरे धीरे हालात काबू में आ रहे हैं, तो इन इक़दाम का उठाना ज़रूरी है अब, क्योंकि अब लोग भी काफ़ी तंग आ चुके हैं कम्युनिकेशन ब्लॉकेड से। कंटिन्यू जो कम्युनिकेशन ब्लॉकेड यहाँ पे रहा है, लोग काफ़ी तंग आ गए हैं इससे। लैंडलाइंस लोगों के लिए काफ़ी नहीं है, क्योंकि बहुत ही कम लैंडलाइंस हैं यहाँ पे जो इस्तेमाल की जा सकती हैं। मोहल्ले में 1 या 2 लैंडलाइंस होती हैं जो लोग इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर लोग जो हैं वो काफ़ी सफ़र हो रहे हैं इंटरनेट ये टेलीकम्युनिकेशन ब्लॉकेड की वजह से, और लोगों की मांग है कि जितनी जल्दी हो सके टेलीकम्युनिकेशन को रेस्टोर किया जाए। जी तो मवासलाती निज़ाम की वजह से जो तमाम चीज़ें हैं वो दरहम बरहम हैं और ज़िंदगी पटरी पर लौटती हुई तो दिखाई दे रही है, लेकिन लोगों का मानना और ये कहना है, मुतालबा है कि जल्द से जल्द टेली मवासिलात की तरफ भी ध्यान दिया जाए और इसे जारी किया जाए और लोगों को इन तमाम चीज़ों से जो परेशानियां आ रही हैं उनसे निजात मिलेगी। फिलहाल बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए परवेज और तफसीलात बताने के लिए, बातचीत करने के लिए। उधर वादी कश्मीर की कुछ फिजाई तस्वीरें मौसूल हुई हैं जिसमें कश्मीर के हालात मामूल पर लौटते हुए नजर आ रहे हैं। लोग खेतों में काम करते नजर आ रहे हैं। एयरपोर्ट पर चहल पहल देखी जा रही है। जेहलम से रेत निकालने का काम भी जारी है। ये वादी कश्मीर की फिजाई तस्वीरें हैं जो मौसूल हुई हैं और इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कश्मीर के हालात मामूल पर लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोग खेतों में काम कर रहे हैं, ऐसी तस्वीरें भी हैं, फिजाई तस्वीरें, और एयरपोर्ट पर भी चहल पहल देखी जा रही है
और झेलम से रेत निकालने का काम भी जारी है। ये खेतों में काम करते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। वहीं झेलम से रेत, जेहलम नदी से रेत निकालने का काम भी जारी है। तो ये फिजाई तस्वीरें हैं जो कि जम्मू कश्मीर से मौसूल हुई हैं। आगे बढ़ेंगे। मुल्क में प्याज की कीमतों में जबरदस्त इजाफा हो रहा है, जिससे अवाम परेशान नजर आ रहे हैं। मुल्क के कई बड़े शहरों में प्याज की कीमतें तकरीबन 70 रुपए फी किलो तक पहुंच चुकी हैं। मुल्क के बड़े शहरों में आज प्याज की कीमतें कुछ इस तरह हैं। दिल्ली में 60 रुपए, मुंबई में 60 रुपए और बेंगलुरु में 70 रुपए फी किलो प्याज फरोख्त हो रही है। दूसरी जानिब दीगर सब्जियों की कीमतें भी आसमान छू रही हैं। बेमौसम बारिश ने प्याज की फसल को बुरी तरह से बर्बाद कर दिया है, जिसके नतीजे में प्याज को बाहर से इंपोर्ट करना पड़ रहा है और लोकल मार्केट में प्याज की कीमत आसमान छू रही है। लखनऊ की सब्जी मंडियों में भी प्याज की बढ़ी हुई कीमतों का असर साफ नजर आ रहा है। कितना? 100 रुपए 2 किलो, 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 100 रुपए 2 किलो। मंडी में चल रहा है 45 से लेके 46 रुपए किलो तक का होलसेल में। अच्छा, जी हाँ। फुटकर में कितने में बिक रही प्याज? फुटकर में प्याज तो यहाँ बिक रही है 50 रुपए किलो। 50 रुपए किलो? हाँ, बहुत अच्छी क्वालिटी की 50 भी वहाँ मिल रही है, वो 60 बिक रही है। अच्छा जी। अभी दाम और बढ़ेंगे इसके, क्या लगता है? पूरी उम्मीद है बढ़ने की। हाँ। जी हाँ। कितने रुपए तक जाएगी प्याज? हमारे अंदाज में तो 70-80 तो हो जाएगी। 70-80 बढ़ जाएगा? जी हाँ। आज मंडी में 55 और 60 के बीच में चल रही है। हाँ। जी। महंगाई अभी और बढ़ेगी प्याज पे? जी, बढ़ने की उम्मीद है। हाँ। कितने रुपए तक जाएगी? ये 100 रुपए तक की उम्मीद है इसकी जाने की। अच्छा, अभी तो महंगी होगी तो यहाँ महंगी बिकेगी। क्यों महंगी? ये मौसम के हिसाब से सर। हाँ। मौसम में बाहर से माल आ नहीं रहा है तो इसकी वजह से है। तो अभी तो सेब और प्याज एक भाव के बराबर आ गया। अब भाई उसमें मंडी वाले समझ सकते हैं क्या है क्या नहीं, किसान बड़े आड़ती वही देख सकते हैं। हम लोग तो फुटकर वाले सेब भी 60 रुपए में बिक रहा है, प्याज भी 60 रुपए में बिक रही है। अब सेब की और हम प्याज की मिलौनी बहुत दूर है। प्याज रोज आदमी इस्तेमाल करता है और सेब तो भाई फल फ्रूट है, उसका तो आदमी जब मन कर रहा तो तब खाया। ये तो अनाज है, इसका कोई रेट थोड़ी हो सकता है। लहसुन लिया है, अदरक भी लिया है, प्याज थोड़ी सी महंगी है। तो क्या महंगाई की वजह से प्याज भी लेंगे? नहीं ली है लेकिन थोड़ा कम लिया है ज़्यादा नहीं लिया है। लगता है कि महंगाई की वजह से बजट बिगड़ रहा है। हाँ, थोड़ा सा तो बिगड़ ही रहा है भैया। और अभी बरसात में प्याज और महंगी होगी। अब देखिए क्या होता है, पहले से तो हम अंदाज़ा लगा नहीं सकते हैं। अभी तो जो रेट चल रहा है वो तो 50 रुपए किलो ही चल रहा है। इतनी महंगी हो रही, गरीब आदमी कहाँ से खरीदेगा? हाँ। कितने रुपए में बता रहे हैं? 60 रुपए किलो, 70 रुपए किलो चल रही प्याज। तो क्या बिना प्याज के खाना खाएंगे? तो क्या करेंगे, बिना प्याज के खा लेंगे। क्या समस्या हो रही है महंगाई हाँ, से? बहुत महंगाई है। हाँ। जी, क्या कहना है मोदी जी से? हमें मोदी जी से यही कहना है कि भाई गरीबों को लेके चलिए, और क्या करना है। सेब सेहत के लिए जितना फायदेमंद है, प्याज खाने के लिए उतना ही लुत्फ बढ़ाती है। लेकिन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में बेमौसम बरसात ने प्याज की फसल को बुरी तरह चौपट किया है। नतीजा ये है कि प्याज को दूसरी जगहों से इंपोर्ट करना पड़ रहा है, जिसके बाद राजधानी लखनऊ के सब्जी मार्केट में प्याज और सेब का दाम एक बराबर आ गया है। यानी कि मार्केट में फुटकर में सेब भी 50 से 60 रुपए किलो बिक रहा है, तो ये प्याज भी 50 से 60 रुपए किलो बिक रही है। लेकिन दुकानदार इस बात को कहते हैं कि सेब का दाम तो अब घटेगा, बढ़ेगा नहीं, लेकिन ये प्याज आने वाले दिनों में 70 से 80 रुपए तक पहुंच सकती है, क्योंकि अभी फसल पूरी तरह चौपट हुई है प्याज की, जिसके बाद इस प्याज को आयात करना पड़ रहा है। बढ़ती महंगाई से लोगों के किचन का मजा किरकिरा हो गया है और सब मोदी जी से यही गुहार लगा रहे हैं कि इस बढ़ती महंगाई पर कुछ तो कंट्रोल करे सरकार। कैमरा पर्सन गुलजार के साथ मोहम्मद शबाब, न्यूज़ 18 लखनऊ। उधर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी इजाफे का सिलसिला जारी है। आज भी पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा हुआ है। पेट्रोल 22 पैसे तो डीजल 14 पैसे फी लीटर महंगा हुआ है। इस इजाफे के बाद पेट्रोल की कीमत 74 रुपए 13 पैसे फी लीटर हो गई है, जबकि दिल्ली में डीजल की कीमत 67 रुपए 7 पैसे फी लीटर हो गई है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता 8 दिनों में डीजल 1 रुपए 64 पैसे और पेट्रोल 2 रुपए 20 पैसे महंगा हुआ है।
यूपी के बुलंदशहर से बड़ी खबर है, जहां पर इनामी बदमाशों और पुलिस के माबैन तसादुम हुआ। बताया जा रहा है कि डिबाई पुलिस चेकिंग कर रही थी, इस दौरान मुठभेड़ हुई। तसादुम के दौरान इनामी बदमाश नीरज को गोली लगी है। वाज़ेह है कि नीरज पर मुख्तलिफ थानों में कई मामले दर्ज हैं। बदमाशों से हथियार और मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। डिबाई थाना इलाके के दौलतपुर जहांगीराबाद के करीब तसादुम का वाकया पेश आया है। खबरें तफसील से। न्यूयॉर्क में आज फिर वजीर आजम नरेंद्र मोदी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। ये मुलाकात UNGA यानी अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली के 74वें इजलास के मौके पर होगी। इस दो तरफा मीटिंग को काफी अहम माना जा रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले ह्यूस्टन में हाउडी मोदी प्रोग्राम में डोनाल्ड ट्रंप ने PM मोदी के साथ स्टेज साझा किया था, जिसमें दहशतगर्दी, क्लाइमेट चेंज, तवानाई और तिजारत पर दोनों ने इजहार ख्याल किया था। दूसरी तरफ वजीर आजम नरेंद्र मोदी को गेट्स फाउंडेशन की जानिब से स्वच्छ भारत अभियान के लिए ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड से नवाजा जाने वाला है। ये अवार्ड किसी लीडर की जानिब से मुल्क में या बैनुल-अक़वामी सतह पर आलमी मकसद के लिए मौसर काम करने के लिए दिया जाता है। वहीं हिंदुस्तान अक़वाम मुत्तहिदा को गांधी सोलर पार्क का तोहफा देगा। आज PM नरेंद्र मोदी इसका इफ्तिताह करेंगे। इस पार्क में 193 सोलर पैनल हैं, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा के हर एक मुल्क के लिए हैं। Off with a bilateral meeting with the US President at 12:15 hours. At 15:30 hours we have India Pacific Leaders Meeting. 16:30 hours we have Gandhi at 150 event, and the last event will be the Goalkeepers Global Goals 2019 Award by Bill and Melinda Gates Foundation. और आज क्या कुछ खास है वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तफसील से जानने की कोशिश करेंगे। एडिटर हमारे साथ जुड़ रहे हैं शैलेंद्र वांगू। शैलेंद्र, बताइएगा, वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज फिर से डोनाल्ड ट्रंप से मिलने वाले हैं और साथ ही साथ आज उन्हें अवार्ड से भी नवाजा जाने वाला है। आज की क्या कुछ मसरूफियात, क्या कुछ अहमियत? देखिए, आज की सबसे अहम जो मुलाकात होगी वो प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की होने वाली है। बायलैटरल मीटिंग, आपको हालांकि बता दें कि इससे पहले कुछ दिन पहले एक बार फिर मुलाकात हुई थी डोनाल्ड ट्रंप और PM मोदी की फ्रांस में। उसके बाद दोबारा उनकी मुलाकात होने वाली है इस बार अमेरिका में, न्यूयॉर्क में, आज शाम इंडियन टाइम के हिसाब से रात को 9:45 पर। आपको बता दें कि हमने कल ही देखा कि किस तरह से इमरान खान ने एक बार फिर कश्मीर का मुद्दा उठाने की कोशिश की। हालांकि उनको खाली हाथ ही लौटना पड़ रहा है अमेरिका से, क्योंकि ट्रंप ने फिर एक बार साफ कर दिया है कि जब तक भारत नहीं चाहेगा तब तक मध्यस्थता या मीडिएशन को लेकर वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और ये ऑफर उन्होंने हालांकि कई बार दिया है, लेकिन बिना भारत और पाकिस्तान की सहमति के मीडिएशन नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में इमरान खान जो लगातार कोशिश कर रहे थे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर समर्थन जुटाने के लिए, सपोर्ट जुटाने के लिए, वो नहीं जुटा पाए हैं। लेकिन वहीं अगर हम आज की मुलाकात की बात करें तो इसमें कश्मीर से भी आगे कई अहम मुद्दों पर बातचीत होगी इंडिया और अमेरिका के बीच, जिसमें टेररिज्म भी शामिल रहेगा, लेकिन डेवलपमेंट किस तरह होगी दोनों देशों के बीच, पर ट्रेड कैसे बढ़ेगा, जो ट्रेड डिफरेंसेस थे उनको कैसे दूर किया जाएगा, इन तमाम पहलुओं पर बातचीत होगी। लेकिन आपको ये भी बता दें साथ ही साथ कि जब 2 दिन पहले हाउडी मोदी कार्यक्रम के दौरान ट्रंप ने इस बात का इशारा दिया था कि जल्द ही अमेरिकी प्रेसिडेंट भारत का दौरा कर सकते हैं, तो ऐसे में उस मुद्दे पर भी बातचीत हो सकती है। फॉर्मली इनवाइट किया जा सकता है इंडिया की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप को, और माना जा रहा है कि दोनों देश जो है वो टच में बने हुए हैं और नवंबर के महीने में ट्रंप भारत आने का कार्यक्रम बना सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी तारीख तय नहीं है। ट्रंप ने अभी सिर्फ इस बात का एक हिंट दिया है, लेकिन इस पर आगे बातचीत हो सकती है। वहीं साथ ही साथ जो बाकी अहम मुद्दे हैं, अफगानिस्तान की बात करें या ईरान के साथ जो ऑयल इंपोर्ट्स को लेकर जो मुद्दा था, ऑयल एनर्जी को लेकर एनर्जी इंपोर्ट्स का जो मुद्दा था, इन तमाम पहलुओं पर आज की इस मुलाकात में बातचीत होगी। तो बायलैटरल ये मुलाकात होने वाली है। अब देखना ये होगा कि जब दोनों लीडर में बातचीत करेंगे तो क्या कुछ अहम मुद्दे सामने आते हैं। बेहद शुक्रिया आपसे
से जुड़ने के लिए और तफसीलात फराहम करने के लिए, बातचीत करने के लिए शैलेंद्र वांगू हमारे साथ जुड़े हुए थे। मोदी और ट्रंप की मुलाकात एक बार फिर से न्यूयॉर्क में होने वाली है और आज तकरीबन 7 बजे बताया जा रहा है कि ये मुलाकात होगी हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक। अब देखना होगा कि जब दोनों लीडर मिलेंगे तो एक बार फिर से क्या कुछ बात दोनों मुल्कों के दरमियान होती है, दोनों मुल्क के लीडरों के दरमियान होती है। माहौलियाती तब्दीली के चैलेंज से निपटने के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मजीद काम करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अब जबानी जमा खर्च करने का नहीं बल्कि अमल करने का वक्त है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान ने आबी तहफ्फुज, हयातियाती तवानाई और सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ मुहिम शुरू की है। क्लाइमेट एक्शन समिट से अपने खिताब में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दुनिया को मुतनब्बे किया कि माहौलियाती तब्दीली के चैलेंज से निपटने के लिए वैसे इक़दाम नहीं किए जा रहे हैं जिसकी जरूरत है। उन्होंने इस हवाले से आलमी सतह पर तहरीक के लिए सोच और रवैये में तब्दीली लाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने मजीद कहा कि हिंदुस्तान माहौल दोस्त तवानाई के इस्तेमाल और पानी के तहफ्फुज के लिए इक़दाम कर रहा है। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ मुहिम का भी बतौर खास तस्करा किया। क्लाइमेट चेंज को लेकर दुनिया भर में अनेक प्रयास हो रहे हैं, लेकिन हमें यह बात स्वीकारनी होगी कि इस गंभीर चुनौती का मुकाबला करने के लिए उतना नहीं किया जा रहा है जितना कि होना बहुत अनिवार्य है। आज जरूरत है एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच की, जिसमें एजुकेशन, वैल्यूज और लाइफस्टाइल से लेकर डेवलपमेंट फिलॉसफी भी शामिल हो। आज जरूरत है बिहेवियरल चेंज के लिए एक विश्वव्यापी जन आंदोलन खड़ा करने की। प्रकृति का सम्मान और नेचुरल रिसोर्स का संरक्षण ये हमारी परंपरा और वर्तमान प्रयासों का हिस्सा रहा है। नीड नॉट ग्रीड हैज बीन अवर गाइडिंग प्रिंसिपल। हमने वाटर कंजर्वेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए मिशन जल जीवन शुरू किया है और अगले कुछ वर्षों में इस पर लगभग $50 बिलियन का खर्च करने की हमारी योजना है। इस साल भारत के स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को हमने सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति के लिए जन आंदोलन का आह्वान किया है। मैं आशा करता हूं कि इससे वैश्विक स्तर पर सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ जागरूकता और बढ़ेगी। नरेंद्र मोदी ने वाजे किया कि कुदरती वसाइल के इस्तेमाल में लालच से नहीं बल्कि जरूरत की तकमील के रहनुमा खतूत पर दुनिया को अमल करना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म ने इस मौके पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बेशतर मुमालिक हिंदुस्तान की पहल की हिमायत कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने यूनिवर्सल हेल्थ के इजलास से भी खिताब किया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान सेहत के शोबे में मुख्तलिफ महाज पर काम कर रहा है। इन्होंने ई सिगरेट को नौजवानों की सेहत के लिए इंतहाई मुज़िर करार दिया और कहा कि हुकूमत ने इस पर पाबंदी लगा दी है। मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के फरोग और कौमी तग़ज़िया मुहिम का भी इस मौके पर वजीर आजम ने जिक्र किया। हम इस विषय पर हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ 4 पिलर्स पर काम कर रहे हैं। पहला पिलर है प्रिवेंटिव हेल्थ का। हमने योग, आयुर्वेद और फिटनेस पर विशेष बल दिया है। ई सिगरेट का बढ़ता हुआ क्रेज बहुत ही चिंता का विषय है। भारत ने युवा पीढ़ी को इस गंभीर संकट से बचाने के लिए ई सिगरेट को बैन कर दिया है। दूसरा पिलर है अफोर्डेबल हेल्थ केयर। हमने विश्व की सबसे बड़ी हेल्थ एश्योरेंस योजना आयुष्मान भारत को लागू किया है। इसके तहत 500 मिलियन गरीबों को प्रति वर्ष 500,000 रुपये तक मुफ्त इलाज की सुविधा दी जा रही है और पिछले सिर्फ 1 वर्ष में 4.5 मिलियन लोगों ने इसका लाभ उठाया है।
तीसरा पिलर है सप्लाई साइड में सुधार का, और इसके लिए हमने भारत में क्वालिटी मेडिकल एजुकेशन के लिए, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। दूसरे सेक्टर में हमने आमूलचूल सुधार किए हैं। और चौथा पिलर है मिशन मोड इंटरवेंशन का। यदि माएं और बच्चे स्वस्थ हो तो पूरे समाज को स्वस्थ करने में की नींव बन सकती है, और इसलिए हमने मिशन मोड पर राष्ट्रीय पोषण अभियान जैसी पहल की है। उधर न्यूयॉर्क में माहौलियाती तब्दीली पर जहदकार ग्रेटा थनबर्ग ने जज्बाती तकरीर की। इन्होंने कहा कि माहौलियाती तब्दीली से निपटने के लिए आलमी लीडरों ने संजीदा कोशिशें नहीं की, सिर्फ जबानी जमा खर्च करते आए। This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words, and yet I'm one of the lucky ones. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you?